नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जेटीसी आईएएस के इस मंच पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपी पीसीएस के पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम को आज हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब तक 75 प्रश्न हमारे जो है सॉल्व हो चुके हैं। आज 76 से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। 76 नंबर पर आपका प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है, यानी सबसे पहले स्थान पर है, ऊंचाई पर है। तो इसका जो उत्तर है वो कर्नाटका होगा। 2019 में नीति आयोग जो योजना आयोग के बाद उसके स्थान पर गठित हुआ है, उसने एक अध्ययन करवाया था भारत के जो राज्य हैं और संघ शासित प्रदेशों हैं वहाँ पर, और ये देखने का प्रयास किया था कि इन राज्यों और प्रदेशों में जो संघ शासित प्रदेश हैं, तो इनमें जो है जो नवाचार के लिए परिस्थितियाँ कैसी हैं, अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, वहाँ का पर्यावरण क्या नई नई खोजों या नवाचार के लिए सहायक है या अवरोधक है। और इसमें उन्होंने सबसे ऊंचाई पर, सबसे पहले स्थान पर कर्नाटक को रखा था और बताया था। इसके माध्यम से, इस सूची के माध्यम से ये पता चलता है कि कर्नाटक में जो है नवाचार को प्रोत्साहन देने वाली परिस्थितियां पूरे भारत में सबसे बेहतर हैं, सबसे अच्छी हैं। दूसरे स्थान पर इस सीरीज में तमिलनाडु था, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। लेकिन प्रश्न में ऐसा कोई क्रम में लाने को नहीं है, और इस तरह से उत्तर अगर आप देखें तो हमारा सी सही है और यही इसका सही उत्तर है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए करंट अफेयर्स के प्रश्न चल रहे हैं इस सेक्शन में। अभी तक तो इतिहास, भूगोल और तमाम चीज़ें रही। क्योंकि हमारा ये चौथा दिन है इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का, 75 यानी 25-25 के रेशियो में जो हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल, वीमेन, अदर के लेखक या लेखिका हैं। तो कभी बुक का नाम दे देगा, पूछेगा राइटर, कभी राइटर दे देगा, कभी बुक का नाम पूछेगा, और कभी कभी सिर्फ यही पूछेगा कि अवार्ड के विनर कौन है। तो ये बहुचर्चित घटनाक्रम था 2019 का, और इसका सही उत्तर डी है। बर्नार्डिनो एवरेस्टो जो है इसकी लेखिका थी। ये अश्वेत महिला हैं, पहली अश्वेत महिला हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। इस लहजे में भी हम इसको याद रखना चाहेंगे। और ये ब्रिटिश निवासी हैं, ब्रिटेन की। यह जो बुक है इनकी 8वीं पुस्तक है, और ये क्या है, एक उपन्यास है। मूलतः ये एक उपन्यास है जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम लारा है। तो एक पुस्तक का नाम और है जिसका लारा नाम है। तो इस तरह से हम इनसे जुड़ी कुछ और चीज़ों को भी थोड़ा सा फोकस चलते हैं, क्योंकि 2-3 साल आगे पीछे की चीज़ें करंट अफेयर्स में कभी कभी पूछ लेता है, थोड़ा सा परिवर्तन करके, थोड़ा सा घुमा करके। तो वो हम लोगों ने चर्चा कर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बड़ा घटनाक्रम था तत्कालीन परिस्थितियों में। अगर आप देखें तो विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला था, और इस स्वर्ण पदक को दिलाने के लिए पीवी सिंधु हैं ने फाइनल मैच में किसको हराया था। तो फाइनल मैच में उन्होंने जो है नोजोमी ओकुहारा को हराया था। अमूमन क्या पूछा जाता है कि फला अवार्ड, मतलब पुरस्कार या फला मैच किसने जीता, तो यहाँ किसने हराया, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो ये बताता है कि हमें जो भी करंट अफेयर्स में पढ़ना है उसके सारे पक्षों को, मैक्सिमम, अब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक लिमिट में हम उसका अध्ययन करें, ताकि उससे अगर कोई हेर फेर कर सके आयोग हमें तो उसको हम पकड़ सके और हमारा प्रश्न सही हो सके। ठीक, सेवेंटी 79 पर नंबर पर है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान के किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। तो आप देखें कि इसका जो सही उत्तर है वो मांगदेछू है। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का जो है उद्घाटन भूटान में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसमें जो है 70% जो धनराशि थी वो अनुदान के रूप में, और कर्ज के रूप में, और 30% जो है अनुदान के रूप में देने की बात की गई थी। तो ये इससे भी जुड़ी एक और बात है जो हमने आपको बताई। चलिए अब आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न जो है जरूरी नहीं कि पूछे जाए, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना होती है, तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन के साथ हम पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, करंट अफेयर्स का ही है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है। तो ये पुस्तक
का मैटर पूछ रहे हैं कि उस पुस्तक में किस चीज़ का मामला है, किस चीज़ पर वो पुस्तक लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर बांस कला है। ये बांस कला पर पुस्तक लिखी थी उपेंद्र महारथी जी ने, और यही इसका सही उत्तर है, न कि आभूषण या चित्रकारी पे। निम्नलिखित में कौन सा एक दुनिया का सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का सबसे पहला 100% जैविक राज्य, 100% जैविक राज्य उस समय बिल्कुल चर्चित घटनाक्रम था और एक बड़ी उपलब्धि भी थी, तो ये सिक्किम था, हमारा सिक्किम राज्य भारत, जहां पर क्या हुआ था, ये 2019 का घटनाक्रम है। 2019 से करीब 12 साल पहले अगर हम देखें, 12 वर्ष पहले, तो वहाँ जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्होंने रासायनिक उर्वरकों पर रोक लगा दी थी, प्रयोग, व्यापार, हर उत्पादन, हर तरह से रोक लगा दी थी, और करीब 75,000 हेक्टेयर पर जो है, जो सिक्किम राज्य है हमारा, वहाँ पर जैविक कृषि को, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया गया, और उसका परिणाम करीब 10 से 12 साल बाद आपके सम्मुख है। और पूरे विश्व का ये जो है पहला जैविक राज्य हुआ जहाँ जैविक खेती या जैविक संसाधनों के माध्यम से खेती की जा रही है, और स्वाभाविक है तो यहाँ पर जो है रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित है, तो ये इसका सी सही उत्तर है। पैरा एथलीट, ये भी 2019 का ही प्रश्न है। पैरा एथलीट दीपा मलिक, जिन्होंने वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी बहुत चर्चित पूछा जाता रहा है हमेशा से, ये ऐसा पुरस्कार है कि अक्सर चर्चाओं में रहता है, तो ये उनको किस खेल से संबंधित हैं, दीपा मलिक को जो दिया गया है वो किस खेल से संबंधित हैं, तो गोला फेंक से वो संबंधित हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, 83 नंबर पर है, करंट अफेयर्स का ये भी प्रश्न है, उस समय चर्चाओं में रहा है ये भी घटनाक्रम। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था, तो ये न्यूयॉर्क शहर में आयोजन हुआ था। आप जानते हैं जलवायु से संबंधित संयुक्त राष्ट्र तमाम कार्यक्रम आयोजित करता है, प्रतिवर्ष भी जो है एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें जो जलवायु है, पृथ्वी के ताप, ग्लोबल वार्मिंग, उससे संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा करता है, विमर्श करता है, और तमाम उसमें प्रयास भी संलग्न रहते हैं जो समय दर समय हमें विभिन्न प्रोटोकॉल के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। तो एक तरीके से कहें कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है जलवायु परिवर्तन इत्यादि, आप जो है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, या वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निरंतर जो सतत रूप से प्रयासरत है, उसी के क्रम में ये आयोजन होते हैं। देखिए, रिपीट प्रश्न है आपके सम्मुख, ये पहले भी पूछा जा चुका है कई बार, और 2020 में भी ये प्रश्न था, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। तो पूछ रहे हैं 84 नंबर पर, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। जो मानव आहार में हम लोग चावल खाते हैं, चावल एक अनिवार्य अंग है, और उसमें जब हम पॉलिश किए चावल, पहले तो पॉलिश किए चावल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में जो ये नई नई तकनीकें आई उसमें क्या होता है, चावल की ऊपरी सतह को पॉलिश करते हैं, इसके माध्यम से क्या करते हैं कि जो ऊपरी परत को निकाल देते हैं, थोड़ी सी चमक आ जाती है, थोड़ा वो पतला और लंबा भी दिखने लगता है, आकर्षक हो जाता है। तो इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, तो देखिए कि थोड़ा अच्छा दिखने में और अच्छी चीज़ें लेने में क्या होता है, एक बीमारी की भी समस्या हो जाती है, साइड इफेक्ट है एक तरीके से, और ये बेरी नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। रतौंधी आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से होती है, घेंघा थायराइड ग्रंथ से और आयोडीन की कमी से होती है, वर्णअंधता एक बड़ी समस्या है, जिसमें एक व्यक्ति क्या होता है, इससे ग्रसित कोई व्यक्ति होता है, वो जो कलर है उनको पहचानने में उसे दिक्कत होती है, खासकर जो हमारे बेसिक कलर हैं तो उनको पहचानने में उसे दिक्कत होती है। तो अगर देखें इसका ये सही उत्तर यही है। पचासी नंबर पे आपके सम्मुख प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं का चक्कर यहाँ आ गया है। तो विटामिन है और उसके स्रोत हैं, विटामिन B6 धान की चोकर राइस ब्रेन बिल्कुल सही मिला हुआ है, सुमेलित है इनका। विटामिन B2 कॉड यकृत ऑयल ये सही नहीं है। विटामिन ई जो है गेहूं अंकुर इसको इधर कामा लगा सकते हैं, तेल है। और विटामिन के अल्फा है। तो विटामिन B2 जो होता है वह हरी सब्जियां इत्यादि से मिलता है हमें, ठीक है, कॉड यकृत ऑयल से नहीं मिलता है, और इसका ये
सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्न देखिए बहुत प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि इस तरह से प्रश्न हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे सम्मुख आते रहते हैं। विटामिन से संबंधित, प्रोटीन से संबंधित, उनकी कमी से संबंधित, ठीक है, उनकी खोजों से संबंधित, तो इतना तो हम सभी लगभग लगभग पढ़ते हैं। तो फिर भी आप, ये अनिवार्य अंग है, इनको जब भी परीक्षा देने जाएं तो जरूर रिवाइज करके जाएं। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है और सत्य सही कूट का हमें चयन करना है। कथन ए है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। बिल्कुल सही बात है। अधिकांश मतलब कुछ विटामिन तो हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं, उनका निर्माण हो जाता है, जबकि सभी नहीं होते। तो हमें क्या होता है कि जो पूरक आहार लेते हैं, हम भोजन लेते हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो हमें ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हमें विटामिन की प्राप्ति हो। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका कारण बता रहे हैं कि मानव अंग केवल सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है। ये बात गलत है। मानव अंग यानी हमारे शरीर के जो अंग है, केवल लगा दिया, केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। हमारा जो शरीर है वो सिर्फ सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण नहीं करता, बल्कि कुछ विटामिनों का भी करता है, कुछ अन्य चीज़ों का भी संश्लेषण करता है। तो इस तरह से अगर हमारा देखें तो एक सही है, आर गलत है, और ए सही है, आर गलत है, सी विकल्प में है। इस तरह हमारा सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न विज्ञान से ही संबंधित है। देखें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में केवलार है, टेक्सॉल है, जिंक फास्फाइड है और नाइट्रोसेल्यूलोज है। इसमें 4 में से 2 तो हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग के बड़े कई बार रिवाइज क्वेश्चन है। नाइट्रोसेल्यूलोज एक विस्फोटक होता है, तो मिला लें इसको, 1 से मिल जा रहा है। जिंक फास्फाइड 2020 में भी हमने मिलाया था, 2020 के प्रश्न पत्र में भी था। और जिंक फास्फाइड क्या है, रोडेंट नाशी है, तो मिला लेते हैं। 2 चीज़ें हमारी मिल गई, तो दोनों को पहले देख लेते हैं, कहीं मिलता है तो ठीक है, नहीं तो तीसरे विकल्प को भी मिलाएंगे। तो D1 कहीं मिल रहा है, D1 2 जगह मिल रहा है। इस तरह से ये 2 विकल्प हमारी इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। अब इन दोनों में देख लेते हैं, D1 और C4। तो C4 हमारा ये बी में सही है। इस तरह से हमारा ये बी विकल्प सही है। उसको भी मिला सकते हैं। जो हमारा टेक्सॉल है, ये कैंसर रोधी दवा है, जबकि केवलार क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। तो इस तरह से हमारा ये बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला छोड़ रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, अथवा शुष्क बर्फ को। इस पर ठीक है, इनको अगर हम बाहर खुली अवस्था में रख देते हैं, फ्री कंडीशन में, तो क्या हो जाता है, ये इनका अस्तित्व जो है समाप्त सा हो जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, किसी चीज को गर्म करे तो वो धीरे धीरे उड़े। विकिरण ऊर्जा का संचरण होता है। और विसरण भी क्या होता है, एक द्रव जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऊर्ध्वपातन है। इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो कपूर है, नेफ्थलीन है या बर्फ है, इनको फ्री कंडीशन में अगर रख देते हैं, मुक्त अवस्था में रख देते हैं, इनका अस्तित्व धीरे धीरे घटने लगता है। अगला प्रश्न 89 नंबर का आपके सम्मुख है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में ऊर्जा संचरण निम्नलिखित में से किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो ये भी प्रश्न किसी न किसी रूप में घुमा फिरा के पूछा जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया है। बस शब्द बदल जाते हैं, लेकिन उत्तर भी थोड़ा सा क्रम बदल जाता है, कभी एक पे, कभी बी पे, कभी सी पे। तो अगर आप देखें, प्रकाश ऊर्जा का जो ऑप्टिकल फाइबर में, प्रकाश तंत्र में जो ऊर्जा का संचरण होता है, वो क्या होता है, ऊर्जा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और ये घटनाक्रम किसी न किसी रूप में हमारे प्रश्नों का हिस्सा रहा है। तो ये इसका सही उत्तर है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का ही एक अलग प्रश्न आपके सम्मुख है। एंजाइमों के संदर्भ में, एंजाइम क्या है, कैसे काम करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 2 कथन दिए गए हैं
कि वे जैव प्रेरक हैं। बिल्कुल, एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं, क्या करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वे शरीर में उसी जगह कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। ये कथन ये बताता है कि जो हमारे एंजाइम होते हैं उसकी विशेषता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि ये किस विशिष्ट होते हैं, अर्थात किसी विशिष्ट स्थान पर ही कार्य करते हैं और इनका वो निश्चित पीएच मान में ही काम करते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर में ही कार्य करते हैं। उससे अधिक होने पर क्या होता है, ये डिनेचर्ड हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, या इनकी प्रभावशीलता घट जाती है। इस तरह से हम देखें कि दो के दोनों विकल्प हमारे सही हैं, और इसका सी उत्तर सही होगा कि दो के दोनों विकल्प सही हैं। देखिए अगला प्रश्न है, माँ का दूध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, कोलेस्ट्रम बोलते हैं गाढ़ा पीला दूध माँ का, और जो है ये पूर्ण पौष्टिक आहार होता है माना जाता है। किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, पूछे किस चीज़ की कमी होती है, तो जो माँ का गाढ़ा पीला दूध होता है जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, तमाम प्रचार होते हैं इस चीज़ को लेकर, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वो उसमें आयरन की कमी होती है, लौह की कमी होती है, और यही इसका ए सही उत्तर है। देखिए केवलार उधर टकराया था, केवलार को ही यहाँ एक विकल्प के रूप में दे दिया है, और प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी पहले सबसे पहले कौन पैदा हुआ, ब्लैक गोल्ड है, उस समय चर्चा में था 2019 में, फुलरेन है, और ग्राफिक है, और केवलार है। तो केवलार का जो जन्म हुआ था 1965 में हुआ था लाइब्रेरी में, इनके खोजकर्ताओं को भी तमाम पुरस्कार मिले थे। फुलरीन का जो जन्म हुआ था प्रयोगशाला में 1995 में हुआ था। दो मिला लेते हैं, 3-4 कूट भी हमको मिले हुए हैं, खैर एक सेकंड। और ग्राफिक उसके बाद 2004 में इसको खोजा गया था, और ये ब्लैक गोल्ड उस समय चर्चित में था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो स्टडीज़ है या रिसर्चेज है, वहाँ पर एक खोज हुई थी गोल्ड से, और ये क्या करता है, जो ब्लैक गोल्ड है ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। तो हमारा 3 का तो क्रम मिला हुआ है, 2 4 के बाद 2 और 3 1, हमारा ये क्रम है। आगे देखते हैं 4 2 3 1, 4 2 3 1, तो 4 2 3 1 कहाँ है, 4 2 3 1 यहाँ है, और हमारा ये बी सही विकल्प होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन भी याद रख सकते हैं। देखिए वहाँ मिलाने को आया था कि केवलार क्या है, और यहाँ पूछ लिया कि वो कब बना था या उनका क्या क्रम है। तो इस तरह से देखें कि जो प्रश्न है उनमें पर्याप्त विविधता है, और कब अक्सर ऐसा होता है कि कोई प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं 2-3 जो 2 खंडों में या दो जगहों पे पूछे जाते हैं उनसे संबंधित चीज़ें, तो उसका भी हमें ध्यान देना होता है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि कभी कभी एक से अधिक प्रश्नों का उत्तर जो है एक ही सी डी कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी घबराना नहीं चाहिए। 2 से 3 जो है डी या सी या बी कहीं कंटिन्यू है, और आपको लगता है कि नहीं मेरे प्रश्न सही हैं, माइनस मार्किंग का खतरा होते हुए भी आप रिस्क ले सकते हैं, बशर्ते आप कॉन्फिडेंट हों। आपको ये चीज़ आपके लिए घबराहट नहीं पैदा करनी चाहिए कि ये तीनों जगह जो है एक ही उत्तर कैसे आ रहा है, ऐसा भी होता है। तो कभी कभी लोग ऐसी गलती कर जाते हैं, हमें उससे बचना चाहिए। तिरानवे नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, 93 नंबर का। बिब्लियोमेट्री पूछ रहे हैं, बिब्लियोमेट्री क्या है, तो बिब्लियोमेट्री क्या है, सूचना प्रबंधन का उपकरण है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का उपकरण है, जिसके माध्यम से सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है, सूचनाएं प्राप्त की जाती है और उनसे तमाम निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इसका ये सी सही उत्तर है। एल्बिडो, देखिए भूगोल का एक प्रश्न आपके सम्मुख है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, तो एल्बिडो से संबंधित जो है वापसी की शक्ति है। एल्बिडो होता क्या है, जैसे कोई सतह है, कोई तल या सतह है, इस पे जो सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लौटती हैं, इन्हीं का ये अनुपात है। एल्बिडो क्या है, किसी तल या सतह को पे जो सूर्य की आपतित किरणें होती हैं और वहाँ से जो परावर्तित किरणें होती हैं, उन्हीं का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। इसीलिए इसको वापसी की शक्ति कहा गया। ठीक है, आपतित तो सब जगह होती हैं,
तो इसका ये डी सही उत्तर होगा। पंचानवे नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पूछ रहे हैं गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है। उस समय चर्चा में भी था ये। तो पहला है, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए यानी समझने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए सहायक है। तो बिल्कुल ये कथन सही है। ये जो कार्यक्रम था इसका उद्देश्य यही था कि हम कार्बन की भूमिका को, उपयोग को और बेहतर समझें। ठीक है। दूसरा इसमें है, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए था। बिल्कुल ऐसा था, जो गहराई पर सूक्ष्म जीवों का पारिस्थितिक तंत्र है उसका अध्ययन करना इसका लक्ष्य था, इसका एक प्रयास था। इस तरह से दो के दोनों विकल्प हमारे सही हैं और उत्तर यहाँ पर देखें 1 और 2 दोनों सही है और यही इसका सही उत्तर है। पर्यावरण का एक अच्छा प्रश्न है। अब थोड़ा सा रंग बदला हुआ है यह रंग बदला हुआ है इसका। कार्टाजेना पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं को तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। प्रश्न का आखिरी हिस्सा, जितना महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रारंभिक चरण होता है उतना ही महत्वपूर्ण क्या होता है, आखिरी चरण होता है, क्योंकि वहीं से अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। हाँ का नहीं हो जाता है, नहीं का हाँ हो जाता है। तो प्रश्न कभी भी परीक्षा हाल में जल्दबाजी में न पढ़ें, बल्कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता हो तो जरूर एक बार इंग्लिश वर्जन देख लें, उससे सहूलियत होती है। तो देखें, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो था वो बायोसेफ्टी पे था। बिल्कुल सही है, बायोसेफ्टी पे था कि कैसे हम अपना जीव जगत जो है उनकी चीज़ों को हम सुरक्षा प्रदान करें। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण को था कि ये जो जैविक प्रदूषक हैं हमारी वातावरण में, इनकी एंट्री जो है कंटिन्यूस जो हो रहा है इसको रोकने के लिए चर्चा हुई थी और ये सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन परतों के संरक्षण पे था कि कैसे ओजोन परत को संरक्षित किया जाए। 3 के तीनों हमारे सही हैं, तो स्वाभाविक है कि चौथा हमारा जरूर गलत होगा। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है जल संरक्षण से नहीं था बल्कि ग्लोबल वार्मिंग से था। और ग्लोबल वार्मिंग में जो है आप देखें कि जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनकी मात्रा, उनकी सांद्रता को वातावरण में, वायुमंडल में जो है आने से रोकने के लिए बात हो रही थी इस पर। ये उसका प्रोटोकॉल है, तो इसका ये डी सही है। कभी कभी इनका प्रश्न इनके जो है स्टार्टिंग का ईयर पूछ लेता है, कभी कभी क्या घुमा देता है बस थोड़ा सा, तो घूमना नहीं है। अगर आप इनका बृहद अध्ययन करेंगे, कायदे से अध्ययन करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कथन कारण वाला एक प्रश्न आपके सम्मुख है 97 नंबर का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। अब वही और सही कूट का चयन करना है हमें। कथन है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय जो हमारे देश हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें जो हमारा अंटार्कटिका वगैरह है वहाँ तितलियां हैं ही नहीं, क्योंकि वो ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाती। ठीक है, तो हाइबरनेशन में चली जाती हो, या उनका अगर कहीं हाइबरनेशन की व्यवस्था नहीं है तो क्या होगा, उनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। सही बात है, बहुत ठंडी वो नहीं बर्दाश्त कर पाती तो उनका विकास भी नहीं होता ऐसे भूभागों में। तितलियां, अगला कारण है, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। तो तितलियां बिल्कुल, हमने आपको ये बात बताई कि उष्णकटिबंधीय या सामान्य मौसमों वाले ही भूभागों में ये पाई जाती हैं। जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ इनके विकास की, वृद्धि की, जन्म की संभावनाएं शून्य होती हैं। तो इस तरह से हमारा कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो अगर आप देखें हमारा ए विकल्प सही होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। कैसे व्याख्या कर रहा है आप देख सकते हैं कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, इसलिए, अब इस उल्टा कर लीजिए इसको थोड़ा सा, इसलिए उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। इसलिए कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय में पाई जाती हैं, और शीतोष्ण जो शीत हैं, उन शीत ठंडे प्रदेश हैं या बहुत ठंडी जगह हैं वहाँ पर नहीं पाई जाती, जैसे हमारा अंटार्कटिका वगैरह है। चलिए, विज्ञान और विज्ञान का ही एक हिस्सा है पर्यावरण, उससे संबंधित प्रश्न है। देखें, पारिस्थितिकी तंत्र में एक कोशी
एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होता है, घटती है। कैसे घटती है, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि जो है कोई पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे ही क्या होते हैं, उसमें उत्पादक होते हैं। ठीक है, हरे पौधे ही जो है उत्पादक होते हैं, ऊर्जा के भी उत्पादक होते हैं। तो जब वो दूसरे चरण में जाएंगे तो क्या होगा, यहां उपभोक्ता होंगे, तो उपभोक्ता क्या करेंगे, इसका उपभोग करेंगे, घट जाएगा। फिर अगले चरण में चले, यहां भी उपभोक्ता, मान लीजिए कि ये शाकाहारी जीव हैं, ये शाकाहारी जीव हैं, और उसके बाद फिर दूसरे चरण में आएंगे तो ये ऊर्जा का शोषण करेंगे, उपयोग करेंगे, जो बचेगा वो आएगा यहाँ। फिर उसके बाद जो बचेगा वो अगले पोषण स्तर में जाएगा। इस तरह से अगर देखें तो एक पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जब हम जाते हैं, गमन करते हैं, तो ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा घटती है, ऊर्जा कम होती है, लॉस होता है। दो प्रश्न और बचे हुए हैं, देखें। ये भी बहुचर्चित प्रश्न है, 2020 में भी था किसी रूप में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का ये हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिवाइज प्रश्न भी कह सकते हैं आप इसको। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ये फिक्सेशन से है, थोड़ा सा लिखने में इनमें गलती हुई है। तो आप देखें कि जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नील हरी शैवाल होती है, ये क्या करती है, जो जैविक नाइट्रोजन है उसका भूमि में उसको फिक्स करती है। तो इसीलिए ये 20 में भी था, इसका ये सही उत्तर होगा। ये 2020 में भी था, वहां पर हमने इस पर डिटेल में चर्चा की थी। इनको हरी खाद भी बोला जाता है, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। आखिरी प्रश्न आज के सेशन का, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो धुआं जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है, जबकि अन्य के कारण ऐसा कुछ नहीं है। और यही इसका उत्तर है, डी। जो धुआं होता है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और उसमें क्या होता है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि अन्य चीज़ें भी मिलती हैं, जो वाष्प है और जो कूड़ा करकट हम जलाते हैं, धूल है, तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी बातें हो गई, आज के सेशन का ये एंड हो गया। अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग 100 हो चुका है, तो अब 101 से 125 तक चलेंगे, और फिर अगला सेशन इसी तरफ कंप्लीट करके हम लोग 2018 की तरफ चलेंगे। आज भी कल भी तमाम क्लासेस होंगी, और रेगुलर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे लाइव 8 से 9 जो है मैथ चलती है, 9 से 10 जो है आपकी रीजनिंग चलती है। साथ ही साथ कल संडे होगा, गेस्ट लेक्चर के रूप में आकाश सर का संविधान का हिस्सा अपलोड किया जाएगा वीडियो। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए JTC IAS पर, और अन्य लोगों को भी इससे जोड़िए। धन्यवाद, नमस्कार।